नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपने भले ही ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं शायद ना पढ़ी हो, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं जरूर पढ़ी होगी, जिसमें एक प्रसंग है कि जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे तो आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। ठाकुर और साहू के दो ही कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। जोखू ने अपनी पत्नी गंगी से कहा, बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? जी हाँ, है तो ये ठाकुर के कुआं कहानी का प्रसंग, लेकिन आजकल के हालात देश भर के कुछ ऐसे ही हैं। इन दिनों देश में कुछ मुद्दे बात सड़क से लेकर चौराहों और चुनावी मंचों तक गूंज रहे हैं, जिनका उद्गम स्रोत नई संसद है। आपने भले ही नई संसद में नारी शक्ति बंधन विधेयक बिल पर चर्चा के दौरान हुए 2 भाषणों में से एक प्रोफेसर मनोज झा द्वारा कहे गए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं को शायद ना पढ़ा हो, और दूसरे सांसद बीजेपी के रमेश बिधूड़ी द्वारा सांसद दानिश अली को कहे गए जातीय धार्मिक बेहुदा गालियों को तकरीबन रोज सभी ने आसपास सुना होगा। लेकिन ये दोनों ही बयान नई संसद में तब कहे जा रहे थे जब मोदी सर चंद्रयान 3 की सफलता और महिला विधेयक पास होने की प्रक्रिया पर अपने दरबारी सांसदों से मेज पिटवाकर मोदी के नारे लगवा रहे थे। यूं तो सितंबर का महीना महज मोदी सर के बर्थडे और नारी शक्ति बंधन विधेयक के लिए ही नहीं जाना जाएगा, ये उस महीने के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा जिसमें नई संसद में मोदी सर ने संबोधित करते हुए कहा था कि भवन बदला है और मैं चाहूँगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए। मोदी सर ने तब ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में देश में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लोगों का व्यवहार ही तय करेगा कि कौन सत्ता पक्ष में बैठेगा और कौन विपक्ष में। दरअसल देश इन दिनों कुछ ऐसे बेसर पैर के मुद्दों की ओर ढकेल दिया गया है जिसमें आम आदमी गोल गोल घूम रहा है और मोदी सर इस प्रयोग के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बात अगर प्रोफेसर मनोज झा के ठाकुर का कुआं वाले बयान से करें तो ना ये तो कविता मोदी सर के जमाने में रची गई है, ना उन्हें चिढ़ाने के लिए कही गई। मनोज झा ने तो संसद में इस कविता के पाठ से पहले ही कहा था कि यहाँ ठाकुर का क्या मतलब है, लेकिन बीजेपी में है एक गिरिराज सिंह टाइप कुछ नायाब नमूने, सो लगे कान छोड़ कौवे के पीछे भागने। वैसे बीजेपी इस बेसर पैर के मुद्दे के सहारे बिहार समेत उत्तर भारत में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की हवा निकालना चाहती है, जिससे मामला ठाकुर स्वर्ण बनाम ब्राह्मण स्वर्ण में तब्दील हो जाए। अब इससे किसे कितना फायदा होगा ईश्वर ही जाने। दूसरा मुद्दा इन दिनों पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से जुड़ा है, जहां मणिपुर में 2 युवकों की मौत के बाद छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने 2 दिनों में राज्य की राजधानी को हिलाकर रखा है। यहाँ प्रदर्शनकारियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन लोगों ने गुरुवार रात मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश भी की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को विफल कर दिया। इससे पहले भीड़ ने गुरुवार तड़के इम्फाल पश्चिम जिले के उपायुक्त कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की थी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने 2 4 पहिया वाहनों को आग भी लगा दी थी। और ये सब तब हो रहा है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मोदी सर अभी तक वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ठीक इसी तरह दशकों से खालिस्तान मुद्दे पर शांत पंजाब में अब ये मुद्दा फिर से जिंदा हो गया है, वो भी मोदी सर के दोस्त कनाडा के जरिए। दरअसल पंजाब में बीजेपी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, यह एकमात्र उत्तर भारतीय राज्य है जो मोदी सर के करिश्मे से अछूता रहा है। हिंदू उत्पीड़न के अपने हास्यास्पद लेकिन दुखद रूप से प्रभावी दावों को जोड़ने के लिए एक फर्जी खालिस्तानी धमकी का निर्माण करके उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि अगर इन दोनों ही राज्यों में लगी आग को गौर से देखा जाए तो ये उस अमृतकाल की देन है जिसमें मोदी सर और अमित शाह ये कहते नहीं थकते कि कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसा महान काम उन्होंने किया, जिसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे।
ठीक कुछ ऐसा कि आने वाले दशकों में पंजाब और मणिपुर को लेकर इतिहास कहेगा और दर्ज भी करेगा कि इन दोनों खूबसूरत प्रदेशों को बर्बाद करने में मोदी सर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तीसरा मुद्दा रमेश बिधूड़ी के उस संस्कारी बयान से जुड़ा है जिस पर भी मोदी सर आज तक चुप ही हैं। दरअसल बिधूड़ी भाजपा के सामान्य सांसद नहीं हैं। वो दिल्ली के सबसे समृद्ध और संभ्रांत माने जाने वाले दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार चुने गए हैं। वे 3 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सर जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए तथा इसके अलावा दिल्ली में होने वाली मोदी सर की रैलियों अथवा रोड शो के लिए भी भीड़ प्रबंधन का जिम्मा बिधूड़ी ही उठाते हैं और इसका उन्हें पुरस्कार राजस्थान में मिल भी गया है। अब इस नाते में प्रधानमंत्री के चहेते सांसदों में से एक हैं, इसलिए भी ताज़ा मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी समझी जा सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश इन दिनों अराजकता अनिश्चितता के बीच झूल रहा है और मोदी सर पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। वो कभी राजस्थान जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कभी तेलंगाना जाते हैं। बस वो नहीं जाते हैं तो सिर्फ मणिपुर नहीं जाते हैं, वो नहीं जाते हैं तो अपने उस सांसद से कुछ पूछने नहीं जाते हैं जिसका नाम रमेश बिधूड़ी है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो नई संसद में, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतने ज्ञान भाषण दिए थे, उस नई संसद में रमेश बिधूड़ी ऐसे असंस्कारी शब्दों का प्रयोग करता है और वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी नहीं पूछ पाते कि आखिर आपने अभी तक इस पर क्यों कार्यवाही नहीं की है। धन्यवाद।